तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि सुमेरा ने बताया, 500 में से 499 नंबर, मतलब मैं तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि कभी इतने नंबर के लिए मैं ट्राई भी करूं। इनफैक्ट ये भी मेरे लिए सोचना बहुत मुश्किल था, और आपने वो नंबर्स हासिल किए हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप तीनों को नाम रोशन किया है आपने, अपने क्षेत्र का, अपने शहर का, हमारे देश का। और सावी जैन हमारे साथ हैं शामली से, श्लोका उपाध्याय हमारे साथ हैं, और करण पिलानिया। इन तीनों ही बच्चों ने 99.8% नंबर्स हासिल किए हैं, और 500 में से 499 अंक हासिल करके वाकई कमाल कर दिया है। सावी, शुरुआत में आपसे करूंगा, एक नंबर कहां रह गया? Sir, I lost 1 marks in history. ओके, तो क्या उम्मीद आपकी वो भी थी कि उसमें भी 100 on 100 ही रहेगा? Sir, actually, when I came back from exam, I was well aware that I might be losing that 1 mark in that area. आप हिंदी में बोल सकती हैं। और सबसे बड़ी चुनौती आपको क्या लगी? क्योंकि 12th का एग्जाम, बच्चे काफ़ी टेंशन में रहते हैं, एक तरह का दबाव भी होता है, तो उस प्रेशर से भी निपटना होता है, और साथ ही साथ तैयारी भी करनी होती है। तो सबसे मुश्किल बात आपको क्या लगी साबी? सर, अगर पूरी जर्नी को एनालाइज करें, सो मेरे लिए जो सबसे हार्ड चीज़ रही वो वॉज फेसिंग माई एंगजाइटी. लाइक आई माइट नॉट अपीयर सो, बट लाइक आई गेट एंशियस वेरी इजीली. मतलब मुझे घबराहट बहुत जल्दी हो जाती है कि लाइक आई वोंट बी एबल टू, मैं नहीं कर पाऊँगी इस तरह से. तो उस चीज़ को फेस करना मेरे लिए लाइक सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि अगर मैंने उसको फेस कर लिया, फिर मुझे पता था दैट आई कैन डू एनीथिंग. इट्स जस्ट कि अगर मैंने अपनी एंग्जाइटी के ऊपर विक्ट्री हासिल कर ली, सो आई कैन रीच एनी हाइट्स. बस वो विक्ट्री हासिल करना ही मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज़ रही. करण, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहा? एंग्जाइटी आपको भी थी एग्जाम से पहले? एंग्जाइटी तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज थ्योरी वाला पार्ट था, क्योंकि मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ, तो थ्योरी ज़्यादा उसमें होती नहीं है. और इस बार मेरा लक भी अच्छा था कि इस बार के बोर्ड्स में इतना थ्योरी आई नहीं, क्योंकि फिजिक्स का भी पेपर ऐसा था कि कॉन्सेप्ट ज़्यादा पूछे गए थे और हार्डेस्ट भी था. तो थ्योरी वाला पार्ट चैलेंजिंग था, लेकिन वो इस बार आई नहीं, तो मेरे लिए फ़ायदा हो गया था. कहते हैं एग्जाम से पहले बच्चों को बुखार आ जाता है, एग्जामिनेशन फीवर, ऐसा कुछ नहीं हुआ? अरे वो 10th में हुआ था थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद एक्सपीरियंस हो गया. 10th का तो नहीं हुआ. ओके, श्लोका, आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? सर, आई थिंक लाइक सावी, मैं भी बहुत टेंशन लेती हूँ, स्पेशली फॉर एग्ज़ाम्स. मतलब तैयारी फुल रहती है, बट उसके बाद भी एक डाउट रहता है कि बाय चांस स्ट्रेस में कुछ गलत कर दिया तो. बट रिजल्ट्स आने के टाइम पे आई वाज वेरी रिलैक्स्ड. बोर्ड्स देने के बाद आई वाज वेरी रिलैक्स्ड, बट उससे पहले तो ड्यूरिंग प्रिपरेशन टाइम एवरी डे आई वाज, मतलब हर रोज़ 1 घंटा होता था जब मैं सोचती थी कि पता नहीं कुछ गड़बड़ ना कराऊँ, कुछ छूट ना जाए पेपर में. अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं भी आए हैं, आप सबको सुन रहे हैं इस वक्त। आप लोग जो हैं वो इनके लिए रोल मॉडल हैं। पढ़ाई आपने की, तैयारी आपने की, तो उस वक्त क्या ये लक्ष्य लेकर चली थी कि टॉप करना है? मतलब 500 में 500 लाने की तैयारी करनी है, 1-2 नंबर कम हो सकते हैं, क्या ये लक्ष्य था? या फिर हाँ, अच्छे नंबर आएंगे, बस ये टारगेट लेकर चली? सर, स्टार्टिंग से कभी ऐसा नहीं था कि मतलब फुल मार्क्स 100% या ऐसा कुछ भी लाना है. मैं फ्रॉम माई इनिशियल क्लासेस ही मैं थोड़ी रेगुलर स्टूडेंट थी, थोड़ी सी डिसिप्लिन थी, तो ऑलवेज गोल ये रहता था कि अच्छा स्कोर लाना है. वो तो आई थिंक 12th में मैंने ज़्यादा ही मेहनत कर ली कि वो लेवल का स्कोर आ गया. बट ऐसा कभी भी गोल नहीं था कि एक टैग नहीं कभी भी मुझे चाहिए था, या उसके लिए कभी मैंने आई वुड से कि मतलब आई नेवर, इफ़ आई हैव टू बी ऑनेस्ट, आई वुड से कि गोल हमेशा ये था कि अपने फुल एफर्ट्स डालने हैं. गोल कभी भी ये नहीं था कि इतने ही मार्क्स आने हैं या इससे ज़्यादा आने हैं. प्रोफेसर डॉक्टर हरिशंकर श्याम भी हमारे साथ हैं, शारदा यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, ग्लोबल ट्रेनर हैं, मेंटर हैं. प्रोफेसर साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, ये टॉपर बच्चे हैं और जाहिर है इनके 99.8% आए, सिर्फ 1 नंबर रह गया. ऐसे तो जाहिर है बहुत ही हम उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं बच्चों को, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके अच्छे नंबर आए, कुछ के नहीं आए, तो उन पर एक अलग तरह का दबाव होता है. टॉपर्स को देखकर भी एक तरह का प्रेशर आ जाता है कि अरे देखिए, ये तो इतने नंबर्स ले आए, हम तो इतने भी नहीं ला पाए. कैसे बच्चा उस मानसिक दबाव से निकल कर आगे बढ़े? देखिए, पहले तो मैं इन तीनों को बधाई देना चाहूँगा जी.
क्योंकि टॉपर कैसे बनते हैं, सो टॉपर यहाँ पे हैं। और जहाँ तक मानसिक दबाव की बात है, अगर आपको टॉपर बनना है तो जो एक एवरेज बच्चे मेहनत करते हैं टॉप में, उनसे ऊपर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। तो मानसिक दबाव जो बच्चों पे आता है, सबसे बड़ा अगर हमारी सोसाइटी में आप देखिए, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम पेरेंट्स बहुत ज़्यादा है। स्कूलों की भी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आजकल मार्क्स को लेके कंपटीशन की काफ़ी होड़ हो गई है। अगर आपको अच्छी जगह एडमिशन चाहिए, वो तो अच्छा है कि CUT हैज़ कम इनटू द पिक्चर, तो उसने कहीं तक प्रेशर को रिलीज़ किया है। लेकिन मैं ज़रूर ये सजेस्ट करूँगा कि हर स्कूल में साइकोलॉजिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, जो बच्चों को मेंटली प्रिपेयर करे। ये जो 1 मार्क्स इनके कम रह गए हैं, शायद वो साइकोलॉजिस्ट पूरा कर सकता था। दैट्स सो आई एम श्योर। वैसे हमारे लिए तो ये ड्रीम मार्क्स ही है, जैसे बिल्कुल 75 से ऊपर आने में ही बधाई हो जाती थी हमारे टाइम में। तो बट इट वाज वेरी गुड। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा साइकोलॉजिस्ट हो, और इन बच्चों को कम से कम साल में 2 से 3 साइकोलॉजिकल सेशन जरूर होने चाहिए। सो दे विल रियली प्रूव देयर विल बेस्ट, क्योंकि मेंटली इनका ठीक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये आज तो स्कोर ले आए हैं, अब ये इनकी एक्सपेक्टेशन थ्रू आउट लाइफ हो गई है पेरेंट्स से। तो दैट अब इनके मार्क्स लाने के बाद भी मेरे हिसाब से इनको साइकोलॉजी से सेशन जरूर होना चाहिए। अच्छा, आजकल इतने दबाव की बात होने लगी है, मनोवैज्ञानिक जो हैं वो थोड़ा सा बच्चों से बात करें, उनको समझाने की कोशिश करें, दबाव थोड़ा कम होगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पर चर्चा करते हैं, और वो बड़ा यूजफुल प्रोग्राम है, उसमें बच्चे बड़े इंस्पायर होते हैं और दबाव कम भी होता है। पहले तो इतनी बातें नहीं होती थी, तब दबाव नहीं होता था क्या? नहीं, दबाव पहले भी होता था, बट आप देखिए कि चीजें बदल गई हैं। कंपटीशन का दायरा बढ़ गया है, और जब से सोशल मीडिया आया, आप देखिए कि भाई ये बहुत तेजी से वायरल भी होता है। जैसे कि पिछले के सालों में बताऊं कि मेरे पड़ोस में इशिता किशोर थी, उसने UPSC का एग्जाम टॉप किया। जब तक नहीं किया तब तक तो दबाव नहीं था, और उसके होते ही मैंने देखा कि पूरे बच्चों पे पेरेंट्स बिल्कुल सीरियस हो गए भाई कि अब आपको भी तैयारी करनी है। तो ये दबाव तो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इनका एक्सपोजर, जैसे आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, आई एम श्योर अब देश के भाई करोड़ों लोग इसको देख रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं दबाव तो बच्चों पे इनडायरेक्ट पड़ रहा है, जो अभी 9वीं में है, जो 10वीं में ऑलरेडी आ गए, जिनको एग्जाम देना है, जो 12वीं में आ गए, इस प्रोग्राम से प्रेशर बढ़ना ही पड़ना उन्हें, क्योंकि हम यहाँ 499 को 500 करने की बात कर रहे हैं जी। तो ये प्रेशर तो रहेगा। हाँ। इसे तो हम अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ। अच्छा, एक बात मुझे लगता है यहाँ पर बहुत सारे छात्र छात्राएं जो मौजूद हैं, आप लोगों के मन में टॉपर्स की जो इमेज है वो क्या है? मतलब आमतौर पर ये माना जाता है भाई टॉपर्स जो हैं वो तो बहुत पढ़ाकू हैं, वो पढ़ाकू बच्चे हैं, वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, किताबी कीड़े हैं। ये इन सारी संज्ञाओं से नवाजा जाता है। मैं एक एक करके आप लोगों से जानना चाहूंगा, क्या आप लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं क्या? मतलब, या लास्ट टाइम कब खेल, सावी आपसे शुरुआत कर लेते हैं, आप लास्ट टाइम कब खेलने गई थी, कब मूवी देखने गई थी, कब अपने दोस्तों के साथ मस्ती करने गई थी? तो मतलब ये मुझे लगता है कि एक बहुत सारे लोग जानना चाह रहे होंगे, बहुत सारे छात्र छात्राएं जानना चाह रही हों। सर ऐसा नहीं है कि अगर आपको टॉपर बनना है तो आपको 24 के 24 घंटे पढ़ते रहना है या किताब में घुसे रहना है। बिकॉज अगर आपका माइंड फ्रेश नहीं होगा तो वो कोई भी चीज़ रिटेन नहीं कर पाएगा। राइट। माइंड का फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। फॉर मी मेरे लिए ये था कि अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं है या मेरा माइंड स्ट्रेस्ड फील कर रहा है तो उस टाइम किताबें खोलना वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि ना तो आप उस टाइम पढ़ पा रहे हैं, ना आप अपने माइंड को रिलैक्स कर पा रहे हैं। सो वो एक तरह से टाइम वेस्ट जा रहा है। सो इट्स बेटर कि आप कुछ मिनट्स का ब्रेक लें, या तो मेडिटेशन करें, वो बेस्ट चीज़ है, या वो चीज़ करें जिससे आपके माइंड को रिलैक्स्ड फील हो, आपको शांति मिले, ताकि आप एक न्यू फ्रेश माइंड के साथ एक फ्रेश स्टार्ट कर सकें अपनी पढ़ाई की, और वो ज़्यादा प्रोडक्टिव भी होगा, क्योंकि अब आपके पास एक नई कैपेसिटी है रिटेन करने की, नॉलेज गेन करने की। श्लोका, आप सहमत हैं सावी की इस बात से? और जो ये कह रही हैं, वैसा क्या एग्जाम टाइम पर भी किया जा सकता है? सर ऑनेस्टली अगर स्टार्टिंग से सब कंसिस्टेंट रहे, जैसे मैंने कभी भी 8-10 घंटे नहीं पढ़ा, जो कि काफ़ी बच्चे कहते हैं, और मेरे को नहीं लगता कि हम तीनों में से किसी ने भी हर रोज़ 8-10 घंटे पढ़ा होगा, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं होता। बोर्ड्स के टाइम पे तो सब लोग मतलब कंसिस्टेंटली पूरे दिन पढ़ते ही हैं, बट उसके अलावा मैं तो टीवी भी देखती थी और मैं बाहर थोड़ा कम जाती थी, पर उसके अलावा स्विमिंग, रीडिंग या जो भी मुझे पसंद होता था, मैं फ्रेंड्स के साथ भी बाहर जाती थी। और ऐसा कभी रिस्ट्रिक्शन खुद पे नहीं लगाया कि मतलब अगर अच्छा स्कोर लाना है तो ये नहीं करना या ये नहीं करना। जो पसंद था वो मैं करती ही थी। करण, ये बताइए कि एग्जाम के टाइम में कितना पढ़ते थे आप? हर रोज कितने घंटे? रोज 8-9 घंटे लगभग। जब 8? यस सर। और नॉर्मल डेज में? नॉर्मल डेज में स्कूल होता था 6-7 घंटे का, उसके बाद में स्कूल में रुकता था 9-10 बजे तक, तो 4-5 घंटे वहाँ पे सेल्फ स्टडी हो जाती थी।
और 1-2 घंटे मस्ती कर लेते थे, वहाँ टेबल टेनिस क्रिकेट ये सब खेल लिया करते थे। अच्छा, स्कूल टाइम के बाद स्कूल में ही सेल्फ स्टडी भी करते थे? यस सर, हमारे प्रिंसिपल सर भी रुकते थे हमारे साथ वहाँ पे, कुछ डाउट आते थे तो वो क्लियर कर देते थे वो। हम्म। तो कई बार ऐसा हो जाता था, एक्सर्शन लगता था कि बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा है माइंड पर? नहीं, वहाँ पे दोस्त भी होते थे ना, तो क्रिकेट भी खेलते थे, टेबल टेनिस, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। हमेशा अच्छा ही लगता था कि स्कूल में रुकने का मन भी करता था, कि कंपटीशन की भावना रहती थी कि बच्चे सब पढ़ रहे हैं, दोस्त मुझे भी पढ़ लेना चाहिए। नहीं, लेकिन जैसे हमारे पेरेंट्स तो डांटते थे कि भाई पढ़ लो, खेल ही रहे हो, पढ़ भी लो थोड़ा सा। तो आपके पेरेंट्स तो कहीं इस बात पर तो नहीं डांटते थे कि भाई थोड़ा सा खेल भी लो, थोड़ा सा रिलैक्स भी कर लो, इतना क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, खेलता भी था ना मैं स्कूल में, मम्मी को भी पता था कि खेलता भी है, वहाँ पढ़ता भी है, अच्छा। तो ऐसी तो कोई चिंता की बात नहीं थी। अच्छा, सही में खेलते थे ना? ऐसा तो नहीं यहाँ पर कह रहे हैं आप और असल में पढ़ते रहते थे? नहीं सर, खेलता था मैं। उसकी वजह से ही कंपटीशन की भावना ही, जैसे टेबल टेनिस में मैं सोचता था कि मैं एक भी मैच ना हारूं, ऐसी पढ़ाई के टाइम था कि मैं एक भी मार्क्स लूज ना करूं। सावी, ये बताइए कि आमतौर पर ये माना जाता है कि भाई 7 से 8 घंटे तो पढ़ना है, और ख़ास तौर पर अगर आप 10th में हैं या 12th में हैं तो आपको इतनी पढ़ाई तो करनी होगी। नॉर्मल डेज में भी एग्ज़ाम के टाइम तो आप पढ़ेंगे ही। क्या ये बात सही है? सर ऐसा नहीं है कि आपको फिक्स करके 7 से 8 घंटे पढ़ना है, क्योंकि अगर एक बार आपने अपना सिलेबस पढ़ लिया तो आप किताब से बाहर क्या पढ़ सकते हैं। बात यह है कि आपको अपने डेली के गोल्स सेट करने हैं। जैसे मैंने किए थे, मेरे डेली के गोल्स होते थे कि मुझे इतना पढ़ना है, ये चैप्टर कंप्लीट करना है, ये टॉपिक कंप्लीट करना है। अब वो चाहे 7 से 8 घंटे लगे या वो 3 से 4 घंटे में हो जाए, आपको बस अपने गोल्स को स्लोली कंप्लीट करना है, कंसिस्टेंटली पढ़ना है। अब वो आप कितने आवर्स पढ़ रहे हो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप एक टॉपिक को रिटेन करने में, उसको याद करने में कितना टाइम ले रहे हो। ओके। तो ये जो गोल्स की आप बात कर रही हैं, ये गोल्स आप खुद बनाते थे या फिर कोई टीचर आपको बताता था या आपके पेरेंट्स बताते थे? सर मेनली तो मेरे गोल्स खुद के होते थे। जैसे अगर कोई स्कूल में टॉपिक पढ़ाया तो मेरा ये होता था कि मुझे वो टॉपिक घर जाकर खुद पढ़ना है, तो मैंने टीचर के साथ कवर अप कर लिया। तो उससे क्या होता था कि अगर टीचर कोई नेक्स्ट टॉपिक समझाएगा तो मेरी कनेक्टिविटी बनी रहेगी उस टॉपिक के साथ। और बाकी अगर फ्री टाइम या एग्ज़ाम्स के टाइम पर जो गोल्स होते थे वो मेरे गोल्स खुद के होते थे कि मुझे इतना सिलेबस इतने दिन में कंप्लीट करना ही करना तो ये है। बात सही है कि आपने कोई ट्यूशन ही नहीं ली? हाँ सर, मतलब कोई परफेक्ट कोचिंग नहीं कह सकते कि मैंने कंसिस्टेंट कोचिंग ली थी। बाकी रेमेडियल क्लासेस वगैरह होते थे स्कूल में, वो अटेंड की थी। तो कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई? नहीं सर। ओके। श्लोका, आप का अगर मंत्रा पूछा जाए, सक्सेस मंत्रा, तो आपके हिसाब से क्या है? आप क्या सलाह देना चाहेंगी यहाँ पर बैठे उन छात्र छात्राओं को जिनको 10th के एग्ज़ाम देने हैं या 12th के एग्ज़ाम्स देने हैं? सर आई थिंक फर्स्ट चीज़ तो ये है कि जो भी गोल सेट किया है, ज़रूरी नहीं है कि सबका गोल यही हो कि कोई 99 लाए, 98 लाए। सबका पोटेंशियल अलग होता है, सबका इंटरेस्ट अलग होता है, और सबका फोर्टे भी अलग होता है। कोई बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा होता है, कोई स्टडीज़ में होता है, कोई किसी और चीज़ में होता है। तो जो भी गोल है उसके टुवर्ड्स वर्क करना है। यही नहीं है कि अगर आज हम सिर्फ टॉपर्स को सम्मानित कर रहे हैं तो वो बच्चे सिर्फ यही मोटिवेशन ले कि हमें उसी लेवल का टॉपर बनना है। आई थिंक जो भी अपना फोर्टे है उसमें बेस्ट करना है, और उसके साथ स्टडीज़ को जो आपका लेवल है या आपका जो गोल है उसके साथ डेवलप करना है। फॉर एग्जांपल मेरे लिए मैं हमेशा से अकेडमिकली ओरिएंटेड ही रही हूँ, तो इसीलिए मेरे को ये था कि नहीं, स्टडीज़ पे थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करना है। अच्छा करण, आजकल बच्चों के लिए सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन फ़ोन बन गया है। आई एम श्योर आप लोगों ने भी फ़ोन यूज़ किया होगा और पॉजिटिवली भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है बहुत सारी चीज़ें जानने समझने के लिए, इंटरनेट के यूज़ के लिए, एआई के लिए भी। लेकिन आजकल पेरेंट्स की एक बड़ी समस्या ये बनती जा रही है कि बच्चे फ़ोन इतना इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें टाइम वेस्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो आप लोगों ने कैसे इस पर काबू पाया या बिना काबू पाए ही इतने नंबर ले आए? सर मैं तो स्कूल में रुका करता था, वहाँ फ़ोन अलाउड नहीं था, तो फ़ोन तो मम्मी के पास ही रहता था, घर पे थोड़ा बहुत चला लेता था घर जाके रात को 9-10 बजे। तो कोई उसकी तो कोई दिक्कत नहीं आई है। बाकी जिनको दिक्कत आती है वो ये कर सकते हैं कि अपनी पेरेंट्स के रूम में जाके पढ़ लें, तो पेरेंट्स आपको देखते भी रहेंगे कि आप फ़ोन में क्या देख रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। हाँ अच्छा प्रोफेसर साहब, इस डिस्ट्रैक्शन पर आपके विचार मैं ज़रूर जानना चाहूँगा और इससे कैसे बचा जाए। आई एम श्योर यहाँ पर छात्र छात्राओं जो यहाँ पर मौजूद हैं उनको शायद ये सवाल ना अच्छा लगे, लेकिन जो पेरेंट्स मौजूद होंगे उनको ज़रूर अच्छा लगेगा कि भाई इसका उपाय क्या है, कैसे बचाया जाए और कैसे वक्त बर्बाद होने से बचाया जा सके बच्चों का। देखिए,
मेरे लिए तो काफ़ी टफ सवाल है क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग का प्रोफेसर जी एंड ये मेरे लिए एडवाइस देना पेरेंट्स को कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखना जी। एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर आप देखिए क्या होता है, पेरेंट्स बचपन से ही बच्चों को मोबाइल हाथ में दे देते हैं एंड वो जब बच्चे बड़े होंगे आई डोंट नो हाउ उनको कैसे दूर रखेंगे उस एडिक्शन को। इट विल बी अ वेरी टफ टास्क। आज की जनरेशन में इससे रोकने का एक तरीका यही है कि आप इनको एक कांस्टेंट मोटिवेशन दें एंड आई एम श्योर इस मोटिवेशन से या हम ये सिखाए कि इसको आपको राइट यूज कैसे करना है। क्योंकि अगर आप देखिए अब जैसे इंस्टा है, अब वो 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल, अब तो टीन अकाउंट्स खुल रहे हैं। आप देख लिया अभी जब टीन अकाउंट्स ला रहे हैं क्योंकि उन्हें भी अपने टीम बढ़ानी है, बिजनेस बढ़ानी है, बट बच्चों को इससे दूर रखना बहुत जरूरी है। एंड मैं तो हमेशा ये एडवाइस करता हूँ पेरेंट्स को कि जब एग्जाम के पीरियड में वो खुद भी कोशिश करे कि वो मोबाइल से दूर रहे, टीवी से दूर है, क्योंकि पेरेंट्स दूर नहीं रहते हैं। बच्चों को तो चाहते हैं दूर रहे लेकिन खुद चैनल खोल के बैठ जाते हैं। आई एम सॉरी क्योंकि दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो पेरेंट्स अगर अपने संयम बरते उस पीरियड में, जो एग्जाम पीरियड में, बेसिकली इनको 2 महीने की प्रिपरेशन करनी होती है और रेसिपी बड़ा आसान है कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर इन्हें सॉल्व करने हैं। अगर वो 5 बार उसको सॉल्व कर लेते हैं तो ऑन एन एवरेज आपका 30% मार्क्स ज्यादा आ जाता है। ये एक बड़ा आसान रेसिपी है जो ये सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं। एंड पर ये इतना आसान है क्या स्टूडेंट्स के लिए? प्रैक्टिस अगर कर ले तो 5 बार उन्हें प्रैक्टिस करना, ये एक चैलेंज वाली बात है जो प्लान करना होता है इनको डेली बेसिस पे। राइट। इसके अलावा अगर आप देखिए तो एक एनसीईआरटी की किताब एनएफ है, इनको बहुत ज्यादा डेविएट होने की जरूरत नहीं है सिर्फ, और बहुत ही छोटी किताब है, सिर्फ उसी को पढ़ ले। और बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि कंसेप्चुअल क्लैरिटी करें, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज जो बच्चों के साथ फेस हो रहा है इन स्पाइट ऑफ, क्योंकि मार्क्स तो आप स्कोर कर सकते हैं, व्हाट अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, क्योंकि यही बच्चे कल को देश का लीडर बनेंगे, प्रतिनिधित्व करेंगे। तो हम चाहते हैं कंसेप्चुअल क्लैरिटी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा साइंटिस्ट हो या अपने जिस फील्ड के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, कॉमर्स के हो, ये देश का नाम कल को रोशन कर सके। तो दैट क्लैरिटी इज रिक्वायर्ड। और बाकी अगर आपने कहा है कि कैसे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करेंगे, तो इसमें पेरेंट्स का सहयोग बहुत ज़्यादा है सर, और सोसाइटी का भी। अगर मेरे पड़ोस में बच्चा 12वीं की तैयारी कर रहा है तो मैं 12 बजे वॉल्यूम तेज करके ना देखूं। हाँ, आपने पेरेंट्स के प्रेशर की बात की, आपने सोसाइटी के प्रेशर की बात की, मैं एक और प्रेशर की बात करना चाहता हूँ, वो है पीयर प्रेशर। मतलब बच्चों को ऐसा लगता है कि मेरी फ्रेंड के पास सोशल मीडिया है, वो अपना इंस्टाग्राम यूज कर रही है, तो मैं क्यों नहीं? आप लोगों को कभी ऐसा लगा कि, और आप तीनों में से किसी का सोशल मीडिया अकाउंट है जिस पर आप लोग एक्टिव रहे या नहीं? सर मेरा एक्चुअली अकाउंट अभी तक नहीं था, अभी मेरा बर्थडे था तो मेरे फ्रेंड्स ने फोर्स करके बनवाया है, बट वो भी मतलब आई डोंट यूज़ इट। सो आई फील कि जिस चीज़ की नीड नहीं है, बिकॉज मतलब फ्रेंड्स से कनेक्ट करने के लिए आई हैड व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप का भी रीज़न ये था बिकॉज स्कूल के ग्रुप्स उस पर होते थे, वरना किसी से भी अगर कनेक्ट करना है सो यू कैन मीट देम ऑफलाइन। ओके, आपका? सर पीयर प्रेशर इसका नहीं लेना चाहिए, पढ़ाई के लेना चाहिए कि मेरे दोस्त ने 3 चैप्टर आगे के कंप्लीट कर लिए और मैं यहीं हूँ अभी, तो उसका पीयर प्रेशर लेना चाहिए कि मुझे भी 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं। ये इसका नहीं लेना चाहिए सोशल मीडिया का। यही तो बात है ना, मतलब यही एक आम बच्चे और टॉपर में फ़र्क है शायद। पीयर प्रेशर लीजिए भी तो पढ़ाई का लीजिए। सावी, आप क्या ऐसा ही करती थी? यस सर, लाइक मेरा जो प्रेशर होता था कि मेरे कॉम्पिटिटर जो हैं मुझे उनसे बेटर करना है। मेरा खुद का मोटिवेशन ये होता था कि मुझे खुद से बेटर करना है, बट क्योंकि अगर आप किसी कॉम्पिटिटर को देखते हो तो आपको और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये हमें टक्कर देने के लिए खड़ा है। तो वो मेरा मोटिवेशन होता था। अच्छा, उम्मीदें भी तो बहुत होती हैं, मतलब सबकी उम्मीदें होती हैं, सोसाइटी की उम्मीदें होती हैं, पेरेंट्स की उम्मीदें होती हैं, टीचर्स की उम्मीदें होती हैं, और आपकी खुद से अपनी भी उम्मीदें होती हैं, एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो इसमें प्रेशर ज़्यादा नहीं होता क्या कई बार? सर वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आप कितना उस प्रेशर को ले रहे हो, एक्चुअली कितना फील कर रहे हो। बिकॉज उम्मीद एक ऐसी चीज़ है, वो सबको होगी। अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो आपके आसपास हर कोई आपसे उम्मीद लगाएगा, और आप खुद भी खुद से उम्मीद रखोगे कि हाँ अगर मैंने आज इतना अच्छा किया है तो कल को मुझे उससे भी अच्छा करना है। बट बात ये है कि आप उसको एज प्रेशर ना लेकर एज मोटिवेशन लो कि अगर कुछ लोगों को मेरे से उम्मीद है तो कुछ सोच कर ही है, तो मुझे उस उम्मीद को पूरा करना है। सो वो आपका प्रेशर ना होकर आपका मोटिवेशन होना चाहिए, जो आपके अंदर वो फायर इग्नाइट करे कि आपको और ज़्यादा अच्छा करना है। तो ये जो प्रेशर है, इससे निपटना क्या आप लोगों के लिए आसान रहा? मतलब 10th और 12th के दौरान मैंने तरह तरह के एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों की बात की, या अगर मैं ऐसे पूछूं कि कौन सी
ऐसी चीज़ थी जिसने सबसे ज़्यादा प्रेशर डाला पढ़ाई के दौरान, जो शायद नहीं होती तो और हम बेहतर कर सकते थे? अब इससे ज़्यादा बेहतर वैसे आप लोग क्या करते लेकिन मैं उन बच्चों के नज़रिए से भी ये सवाल पूछ रहा हूँ जिनके 70% आए, 80% आए, 90% आए, 95% आए। सर ऑनेस्टली आई वुड से कि जैसे बिल्कुल सावी ने कहा कि प्रेशर तो ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप खुद पे ले रहे हो तभी इट विल अफेक्ट यू, वरना किसी और कोई और आपसे क्या कह रहा है दैट शुड नॉट अफेक्ट यू। बट अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशन खुद से ज़्यादा थी और लोगों की फिर भी शायद हो सकता है उन पे मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी, क्योंकि अपने लिए जो आप फील करते हो या अपने लिए आपकी जो एस्पिरेशंस होती हैं दे आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो उसके लिए मतलब मैं थोड़ा सा स्ट्रेस भी कभी कभी हो जाता था, जैसे मान ली किसी एग्ज़ाम में थोड़ा कम रह गया या मैं परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं दे पाई, बट इंस्टेड ऑफ बहुत ज़्यादा परेशान होने की जगह फिर मैं उस पर और वर्क करती थी। मैं अपनी मिस्टेक्स देखती थी, कहाँ कहाँ गलती की है, और उसको एज अ फॉर्म ऑफ लर्निंग लेती थी कि अब मैंने ये गलती कर दी, अब आई कैन नॉट रिपीट इट या फिर आई विल वर्क ऑन इट। करण, क्रेडिट किसको देना चाहेंगे? सारा अपनी मेहनत को या फिर और कोई भी है? यार मेरी मेहनत तो काफ़ी कम है, ज़्यादा तो टीचर्स की मेहनत है और मम्मी पापा का सपोर्ट है, क्योंकि टीचर्स ने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़ा दी थी कि इमेजिनेशन काफ़ी बढ़ गई थी और प्रैक्टिस भी काफ़ी करा दी थी स्कूल में रहते ही। तो जैसे मेरे को जब मॉक टेस्ट हुआ करते थे वो कहते थे कि 3 घंटे की जगह 2 घंटे में करना है आपको ये मैथ्स का पेपर, तो मैं वही करता था कि मैथ्स का 2 घंटे में और फिजिक्स केमिस्ट्री का 1.5 घंटे में, ताकि मेरे को एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम प्रेशर फील ना हो। क्योंकि ऐसा होता है कि एग्ज़ाम में तो होता है एग्ज़ाम प्रेशर, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं होता मॉक टेस्ट में, और ना आप कभी ला सकते हैं एग्ज़ाम प्रेशर को, वो असली बोर्ड एग्ज़ाम में ही आपको फील होगा। तो मैंने सोचा कि इसको किसी और चीज़ से रेप्लिकेट करने की कोशिश करता हूँ, तो मैंने टाइम प्रेशर से रेप्लिकेट किया उसको कि 3 घंटे की जगह कम घंटे में पेपर करूँगा मैं, तो उससे फ़ायदा होता है काफ़ी। तो तमाम तरह के प्रेशर से निपटने के बाद आपने टॉप किया, अब सारा प्रेशर जो है वो खत्म हो चुका है या अब कुछ और ही बड़ा प्रेशर आ गया सामने? इतना प्रेशर तो नहीं है ना, जब था ना अब है इतना। सावी, आप कैसे देखती हैं और अब आगे आपके गोल्स क्या हैं? और एक दबाव इस तरह का भी आपको महसूस होता है क्या कि अब आगे क्या करना है? आगे जो मंजिल आपने अपने लिए सेट किए हैं, जो गोल सेट किए हैं, वो हासिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, या फिर अब आप में और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है इतने नंबर्स हासिल करने के बाद, ये रैंक हासिल करने के बाद? सर लाइक अनडाउटेडली प्रेशर तो है, मतलब एक्सपेक्टेशंस के साथ प्रेशर का होना इज़ नॉर्मल कि मुझे आगे और अच्छा करना है, जो मेरे एम्स है वो डेफिनेटली बहुत डिफ़िकल्ट हैं, बट इस चीज़ ने मुझे एक बूस्टअप दिया है, इस मार्क्स ने, इस अचीवमेंट ने मुझे एक बूस्टअप दिया है कि हाँ, अगर मैंने मेहनत करी, मैंने खुद पर ट्रस्ट किया, मेरे टीचर्स पर ट्रस्ट किया, तो मैंने ये चीज़ अचीव की, तो आगे भी अगर मैंने इसको कंसिस्टेंट रखा तो डेफिनेटली आई कैन अचीव एवरीथिंग, जो मैंने गोल सेट किए हैं, जो मेरा विजन है अपने लिए, दैट आई कैन अचीव इट। सो इन अ पॉजिटिव वे इस अचीवमेंट ने मुझे और भी ज़्यादा बूस्टअप करके और मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस ही दिया है। अच्छा श्लोका, एक वो फिल्म में डायलॉग था ना कि अगर खुद के नंबर कम आए तो दुख होता है, लेकिन अगर दोस्त टॉप कर जाए तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ऐसे दोस्त जाहिर है आपके भी होंगे? सर ऐसे मेरे क्लासमेट्स थे, मेरे फ्रेंड्स ऐसे नहीं थे, मतलब वो काफ़ी हैप्पी थे, बट मतलब उनके जब नंबर थोड़े से कम आए तो कुछ दिनों के लिए वो भी थोड़े से सैड रहे, उनसे ज़्यादा बात नहीं हो पाई। तो आई फील ये तो थोड़ा सा नॉर्मली है, क्योंकि अपने मार्क्स पे अगर कम आ जाए और किसी कॉम्पिटिटर के या जो हमारे साथ बिल्कुल साथ चलता था क्लास में, तो एक अमाउंट ऑफ डीमोटिवेशन फील होती है कि ऐसा क्या चीज़ है जो हमने नहीं की और जो इनने कर दी कि इनके ज़्यादा आ गए। करण, आपके किसी दोस्त ने दोस्ती तो नहीं तोड़ी आपकी टॉप करने के बाद? नहीं सर, सारे दोस्त अभी भी साथ में ही हैं। दोस्त की वजह से ये सब, क्योंकि दोस्त भी अच्छे थे पढ़ाई में, उनकी वजह से ही अच्छा मोटिवेशन मिलता था मुझे पढ़ने का। तो खुद ही पढ़ते रहते थे या टिप्स भी देते थे अपने दोस्तों को? कुछ उनसे टिप्स लेता था, कुछ मैं टिप्स देता था, क्योंकि सारे मेरे जैसे सीधे पढ़ने वाले। तो प्रोफेसर साहब, ये तो बड़ा मतलब ये आप सोचिए कि प्रेशर कितना ज़्यादा है। मतलब हम अगर बात की जाए तो 80-85%, 90% लाने वाले जो छात्र हैं वो कितना पढ़ते होंगे और उन्होंने कितनी मेहनत की होगी, हम तो यही सोचते हैं। लेकिन
अब अगर 99.8% वाला जा रहा हो, 500 में 499 लाने वाला जा रहा हो, तो एक तरह का प्रेशर उन तमाम बच्चों पर भी जो अच्छे खासे मेहनती बच्चे हैं, जो अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे हैं, उन पर भी एक तरह का दबाव जो है वो लाजमी है। तो उससे कैसे वो निकल कर सामने आए जब अपने सामने देख रहे हैं कि इतने मार्क्स बच्चे जो हैं वो लेकर आ रहे हैं? देखिए भाई, बच्चों को क्या है, इसमें करियर काउंसलिंग की बहुत सख्त जरूरत है बच्चों को जी। क्योंकि बच्चों पे एक तो मार्क्स का दबाव, और ये मार्क्स फाइनली उन्हें कहाँ लेके जाता है करियर में, बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक मैं क्विक एग्जांपल देना चाहूँगा। वन ऑफ माय फ्रेंड, वो पढ़ाई में ही वाज वेरी एवरेज, काफ़ी एवरेज था, तो काफ़ी वरीड थे उसके पेरेंट्स। खैर हमारे टाइम में इतने मार्क्स की जरूरत होती थी, तो बड़े वो वरीड थे। और उसको क्या कराया जाए, तो उसके मामा ने क्या किया, बड़ा अच्छा एडवाइस किया कि कहते हैं कि इसको बीएससी फिशरी साइंस कराया जाए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेजॉरिटी पेरेंट्स यहाँ जो बैठे हैं वो कभी बीएससी फिशरी साइंस अपने बच्चे को नहीं कराना चाहेंगे, और इसी का फ़ायदा उसको आज मिला। आज वो एक सरकारी ऑफिसर है प्रॉपर, बड़े आसानी से नौकरी मिली, सब कुछ हुआ। तो सही करियर का चुनाव करना, ऐसा नहीं है कि कोई मार्क्स इतने आए तो आपके पास करियर नहीं है, करियर की भरमार है। अगर राइट काउंसलिंग हो बच्चे के पास, उसके पास करियर का ऑप्शन की नॉलेज हो कि भाई आपके पास ये 500 करियर है और ये करियर ऐसे बनाया जा सकता है, तो बच्चे ऑटोमेटिकली मार्क्स का प्रेशर फील नहीं करेंगे फिर। क्योंकि आपको एक कॉर्पोरेट में सक्सेस के लिए, आगे सक्सेस पाने के लिए चाहिए तो एक बेसिक नंबर ही होता है, वहाँ पे तो आपको 90% उसकी ज़रूरत नहीं है। तो सही करियर का चुनाव करें, सही काउंसलिंग करें और किसी एक करियर पे डिपेंडेंट ना करें। और जब भी पेरेंट्स किसी बच्चे पे करियर ना थोपे कि आपको यही करियर करना है या ये करना है, और बच्चा भी जो सेल्फ डिसीजन लेता है वो उसी बेसिस पे लेता है जो करियर उनको मालूम है। जबकि आज के डेट में आपके पास करियर की कोई कमी नहीं है, देयर आर ह्यूज करियर ऑप्शंस आर देयर। सो मेरी सिंसियर एडवाइस इस चैनल के माध्यम से सारे पेरेंट्स के लिए यही होगी कि आप मैक्सिमम करियर एक्सप्लोर करें अपने बच्चों के लिए, और आप देखेंगे कि बच्चे काफ़ी रिलीफ फील करेंगे क्योंकि पेरेंट्स पे प्रेशर कम होगा। अगर लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि टॉपर्स के लिए आगे का रास्ता और मुश्किल हो जाता है, इतने बड़े बड़े गोल सेट कर लेते हैं। सर इन्होंने तो बेंचमार्किंग हो गई इनकी, अब इस बेंचमार्किंग से इनको बेटर ही परफॉर्म करना है, क्योंकि हर लोग ये मान के चलेंगे कि इन्होंने अच्छा स्कोर तो करना ही करना है, तो इसकी वजह से इन पे प्रेशर रहेगा। बट इसमें पेरेंट्स का सहयोग, टीचर्स का सहयोग और सोसाइटी का सहयोग बहुत जरूरी है। और इसके साथ क्विक एक टिप मैं और जरूर देना चाहूँगा, जो ये बच्चे जो आज तैयारी करते हैं, ज़्यादातर बच्चे रात में तैयारी करते हैं, जो कि एक गलत पद्धति है। इनको तैयारी मॉर्निंग के टाइम में करनी चाहिए, क्योंकि ये खुद ही जानते हैं कि फ्रेश माइंड से अगर इनको पढ़ना तो फ्रेश माइंड तो सुबह होगा। तो इसकी अगर कोशिश, लेकिन आजकल तो पेरेंट्स जो हैं वो कहते रह जाते हैं बच्चे रात में ही पढ़ते हैं, सुबह 5 बजे उठकर पढ़ने के लिए तो कोई तैयार नहीं। आप लोग सुबह पढ़ते थे क्या सावी? हाँ श्लोका। सर मैं सुबह ही पढ़ती थी। मेरे लिए नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली रात के टाइम 10-11 बजे के बाद ऐसा होता था कि मेरी नींद मतलब मैं कुछ भी चाहूँ तो नहीं कर सकती, मतलब मेरा स्लीप साइकिल वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। तो बोर्ड्स के टाइम मैं सुबह पढ़ती थी, उसके अलावा नॉर्मली मैं दिन में ही पढ़ती थी क्योंकि स्कूल होता था, बट बोर्ड्स के टाइम तो हाँ सुबह 4:30-5 बजे उठ के ही पढ़ती थी। अच्छा साविया। सर लाइक फॉर मी वो ये चीज़ उल्टी थी, मुझे रात में पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा पीसफुल लगता था कि लाइक आई वाज ऑल अलोन, कोई चारों तरफ आवाज़ नहीं है। सो मुझे लगता था कि उस टाइम मेरा कंसंट्रेशन मैक्सिमम है, मेरी रिटेनिंग पावर ज़्यादा है, और मुझे लगता था कि उस टाइम जो मैंने पढ़ा है वो मुझे याद रहता है। इन कंपैरिजन की सुबह मुझे उठने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी कि लाइक आई वाज नॉट अ मॉर्निंग बर्ड, सो मुझे लेट नाइट स्टडीज़ ज़्यादा सूट करती थी। तो जहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको इस सवाल का जवाब मिल गया, रात में पढ़ के भी आप टॉपर बन सकते हैं और सुबह सुबह पढ़कर भी आप टॉपर बन सकते हैं। करण आपने क्या किया? सर मैं तो स्कूल से आके ही पढ़ता था, मतलब स्कूल में ही, और जिस दिन स्कूल की छुट्टियाँ होती थी तो रात में पढ़ता था। तो उससे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस आपको पढ़ना है, चाहे दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो। मेन बात पढ़ना है, दिन में पढ़ो या रात में पढ़ो। अच्छा ये जो इतनी सारी बातें हो रही हैं सावी, स्ट्रेस मैनेजमेंट की, काउंसलिंग की, ये सब होता है स्कूलों में आजकल या फिर सिर्फ बातों तक ही सीमित है ये मामला? सर मेरे केस में ये होता था, लाइक मुझे स्ट्रेस या एंग्जाइटी हो जाती थी लाइक 2 या 1.5 महीने में। आई वॉज लाइक कि आई एम गिविंग अप, मैंने गिव अप कर दिया। सो उस टाइम मुझे ज़रूरत पड़ती थी कि कोई मेरी बातें सुने। सो फॉर मी इट वॉज माई मदर, अगर घर पे हूँ, और अगर स्कूल में हूँ सो मेरी प्रिंसिपल मैम, शी हरसेल्फ इज़ अ काउंसलर, साइकोलॉजिस्ट हैं वो। सो वो मेरी काउंसलिंग करती थी, वो मुझे बैठाकर समझाती थी कि लाइक डोंट टेक स्ट्रेस नहीं लेना है। वो मुझे कहती थी कि 2-3 दिन का ब्रेक ले लो,
या ऐसे करो वैसे करो। सो मेरे लिए चीज़ें बहुत काम करी हैं, इन चीज़ों ने मुझे स्टेबल रहने में बहुत हेल्प करी है। सो लाइक यस, मेरे केस में ये होता था, हमारे स्कूल में होता है ये चीज़। तो ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट बात है, और यहाँ पर मौजूद तीनों टॉपर्स जो हैं वो इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है इनकी सफलता में। ये मुझे लगता है एक बहुत बड़ी बात है टीचर्स के लिए ये जानना भी, और उन टीचर्स के लिए भी जानना जो शायद ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं अपने क्लास के बच्चों के लिए। श्लोका, आप क्या कहेंगे इस पर? टीचर्स का कितना बड़ा रोल? सर मेरी टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव थे, मतलब मेरे पेरेंट्स भी थे, बट उसके अलावा स्कूल में मैं जब भी रहती थी तो वो पूरे समय सबके साथ सबकी प्रोग्रेस देखते थे कि कितना किया। इवन जब हम लोगों के प्री बोर्ड्स फिनिश हो गए थे, हम लोग स्कूल नहीं जाते थे, तो वो वीकली मेरे को कॉल करके पूछते थे कि कितनी प्रोग्रेस की। और सुबह उठ के आई थिंक जैन से मैंने प्रीवियस पेपर सॉल्व करने स्टार्ट कर दिए थे, मतलब प्रॉपर 3 आवर का शिफ्ट मैं करती थी। तो वो चेक भी करते थे मेरे लिए, मैं उनको पिक्चर्स भेजती थी, वो चेक करके प्रॉपर फीडबैक देते थे। तो आई थिंक कि अगर टीचर्स का सपोर्ट है आपके पास और पेरेंट्स की साइड से भी सपोर्ट है तो बहुत इजी हो जाता है आपके लिए, बस आपको अपना एफर्ट पुट इन करना है। अगर उनकी साइड से कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो द जर्नी बिकम्स अ लॉट मोर डिफ़िकल्ट। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे जो बच्चे आपको सुन रहे हैं इस हॉल में, और बहुत सारे हमारे दर्शक जो आपको देख रहे हैं, आप तीनों से मैं जानना चाहूँगा, एक तो हर कोई ये जानना चाहता है कि भाई टॉपर आगे जाकर बनना क्या चाहते हैं। तो अगर आप लोगों ने ये गोल सेट कर लिया है, लक्ष्य मन में क्लियर है, तो वो बता सकते हैं। और साथ ही साथ टिप्स अगर आप उन बच्चों को जिन्हें तैयारी करनी है, 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स देने हैं आने वाले वक्त में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरा एम, आई वांट टू जॉइन सिविल सर्विसेज एज एन IAS ऑफिसर। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट टिप्स, तो ऐसा कोई सीक्रेट मंत्रा नहीं होता कि लाइक हम कहते हैं ना कि टॉपर्स डोंट डू एनीथिंग डिफरेंट, दे डू थिंग्स इन डिफरेंट वेज। वो हर चीज़ को अलग तरीके से करते हैं। सो आप अपने आप को एक्सप्लोर करिए कि आपको कौन सा तरीका सूट कर रहा है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सबको एक ही तरीका सूट करे। अगर आप अपने ऊपर कुछ थोपेंगे, कुछ इम्पोज करेंगे ज़बरदस्ती, तो वो आपको आउटपुट नहीं दे पाएगा। सो एक्सप्लोर योर वेज, अपने आप को एक्सप्लोर करिए, अपने तरीक़ों को एक्सप्लोर करिए, अपने नेचर को एक्सप्लोर करिए। एंड डेफिनेटली कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप कंसिस्टेंट हैं तो यू कैन अचीव। अगर आप डिटरमाइंड हैं और अगर आप डिवोशनल हैं, यानी कि अगर आप डिवोटेड हैं अपने पढ़ाई और अपने टीचर्स दोनों के लिए, सो यू कैन अचीव ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। क्या बात है। और हमारे साथ सिविल सर्विसेज की टॉपर भी हैं शक्ति, और आप IAS बनना चाहती हैं, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम देना चाहती हैं। बेस्ट ऑफ लक। श्लोका, आप क्या कहेंगे? सर, लाइक सावी, मेरा भी एम यही है कि मैं आगे जाके सिविल सर्विसेज क्रैक करूं। और अगर टिप्स की बात करें तो आई वुड से कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि हम मेहनत कर रहे हैं, और उसके अलावा अपनी मेहनत पे बिलीफ होना चाहिए। हमें वो आइडिया होना चाहिए और एक अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हमारी मेहनत काम आएगी। सो मेरे केस में आई वुड से मैनिफेस्टिंग भी बहुत वर्क की है। मतलब मेहनत करनी है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैनिफेस्ट ही करना है कि नहीं मेरे इतने मार्क्स आएंगे या टॉप करूँगी, बट मैनिफेस्ट एज इन वो चीज़ आपको माननी है कि आप वो चीज़ कर सकते हैं। बिकॉज अगर आप वो कॉन्फिडेंस नहीं रखते तो आप वो चीज़ बन भी जाओगे तो आप बिलीव नहीं कर पाओगे। राइट। तो ये टॉप करने जा रही हैं, ये मैनिफेस्ट किया था क्या? ऐसे मतलब इस टाइप से मैनिफेस्ट मैंने नहीं किया था कि नहीं इतने ही मार्क्स आएंगे, बट ये मैनिफेस्टेशन ज़रूर था कि मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे। और मैनिफेस्टेशन के हिसाब से मेरी मदर की मैनिफेस्टेशन स्टार्टिंग से यही थी कि मैं नेशनल टॉप करूँगी। जबकि मेरे को बिल्कुल वो नहीं था। मैं उनको यही कहती थी कि ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सुनने में उस टाइम पे भी अभी भी ऐसा ही लगता है कि थोड़ा अनबिलीवेबल सा स्कोर है, बिकॉज सिर्फ 1 मार्क गया है। तो आई वुड से कि मतलब एक बिलीफ होना चाहिए अपने ऊपर। करण, टिप्स क्या देना चाहेंगे? टिप्स और तो आगे बनना क्या है, तय कर लिया है? इंजीनियर बनना चाहता हूँ मैं आगे जाके। और टिप्स तो ये देना चाहूँगा कि आपको हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने हैं, जैसे बोर्ड्स में आते हैं ऐसे नहीं करने। अगर साइंस स्ट्रीम में है तो पक्का आपको हार्ड क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं बोर्ड्स के PYQ करता तो मेरे फिजिक्स में कभी 100 नहीं आते, क्योंकि इस बार फिजिक्स का एग्ज़ाम काफ़ी हार्ड था। और एक टिप ये है कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें आपको एकदम हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने हैं, इतने हार्ड कि एग्ज़ाम में आने का उनका कोई चांस ही ना हो, क्योंकि आपका फेवरेट सब्जेक्ट करने का मन तो करता रहेगा। और अगर आप उसमें हार्ड क्वेश्चंस करोगे तो आपका दिमाग खुलेगा, आप और सब्जेक्ट्स में भी अपने आप अच्छा करने लग जाओगे।
तो ये तो हुई उन छात्रों की बात जिन्होंने टॉप किया। हरिशंकर जी, आप भी कुछ चलते चलते टिप्स अगर दे दें, बहुत सारे छात्र छात्राएं आपको इस वक्त सुन रहे होंगे। नहीं बिल्कुल, एक तो मैंने जैसे पहले कहा था कि पिछले 10 इयर्स के क्वेश्चन पेपर जरूर सॉल्व करें, क्योंकि आप कहीं भी जाएंगे प्रैक्टिस इज रियली रिक्वायर्ड। आप उनसे लगातार वो बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करते रहे तो कहीं ना कहीं उनको एक अच्छा स्कोर करेगा। प्लस पेरेंट्स, सोसाइटी पूरी सपोर्ट करे, उनकी भाई हेल्थ पे प्रॉपर ध्यान दे, बच्चों को प्रॉपर फूड दे और उनको रेगुलर मोटिवेट करते रहे। डोंट गिव देम अ प्रेशर टू स्कोर वेरी हाई, गिव देम अ प्रेशर कि दे शुड स्कोर गुड, एंड आई एम श्योर वो देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे उसमें से काफ़ी अच्छा मार्क्स लेके आएंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। भारतवर्ष के टॉपर्स जो हैं वो टॉप मंत्रा किसे मानते हैं सक्सेस का, ये आपने सुना और आई एम श्योर आप लोगों ने जो बातें आज यहाँ पर की हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको सुनेंगे और आपसे इंस्पायर होंगे और निश्चित तौर पर उन्हें भी सफलता हासिल होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।